फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है और जो पहले चरण की जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया थी उसको पूरा समाप्त कर लिया गया है और उनका ट्रेनिंग करा करके उन सभी को आपको उनके उनके विद्यालय में भेज दिया गया है। और इस तरह से पहली चरण की जो परीक्षा थी वो पूरी तरह से समाप्त होते हुए कंप्लीट हो चुकी है और अब बिहार सरकार ने फिर से एक नया नोटिस जारी किया है। जो पहले शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया हुई थी वो 1 to 5 से लेकर 9, 10, 11, 12 तक की सारी वैकेंसी पर परीक्षा की ली गई थी और सबका रिजल्ट लगभग जारी कर दिया गया है और सभी का ट्रेनिंग करा करके उनको भेज दिया गया है। और इसके मद्देनजर फिर से बिहार में एक बड़ी वैकेंसी आई है जो कि टोटल 69,706 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि किस किस कैटेगरी में कितने पद हैं, मतलब किस किस क्लास सेशन में कितने कितने पद हैं, हम इसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फेज 2 में चलते हैं, यानी 2.0 जो बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा होने वाली है उसके बारे में कुछ जानकारी हम आपको आज देने वाले हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और जब पूरा देखेंगे तो एक एक बात क्लियर हो जाएगा कि क्या सिलेबस रहेगा इसका और क्या आधार रहेगा कि हम लोग परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, इस बारे में भी हम लोग बात करेंगे और बहुत सारे पहलुओं पर बात करेंगे, जैसा कि आपको इसके पता लग पाएगा क्वेश्चन का स्तर कैसा रहेगा इस तरह से और क्या क्या बदलाव किए गए हैं पिछले वाले पैटर्न से इस बार। तो चलिए हम लोग, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 2023 यानी कि बिहार में दूसरी बार ये जो है लगातार बहाली निकली है। चलिए अब आप जानेंगे यहाँ पे, तो एक एक बातों को जानते हुए चलेंगे कि पंजीकरण की तिथि कब है, उसके बाद फॉर्म भरने की तिथि, परीक्षा की तिथि, फी का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, आयु सीमा, टोटल पद कितने हैं, आप किस पद के लिए एलिजिबल हैं, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो पंजीकरण की तिथि है, एक बार बिहार सरकार ने इस बार क्लियर कर दिया है, जो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद हैं उन्होंने क्लियर किया हुआ है इस बार कि जो पहले जो हुआ था कि फॉर्म भरना और पंजीकरण दोनों एक साथ हो जाया करता था, लेकिन अब इस बार थोड़ा चेंजिंग किया गया है जिसमें आपको पहले पंजीकरण करवाना होगा और आप उसके बाद एक डेट दिया जाएगा, उसके बाद आफ्टर आपका ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की तारीख अलग होगी। तो अभी आप देखेंगे जो पंजीकरण की तिथि है वो 5/11/2023 यानी आज से प्रारंभ हो रही है और 14/11/2023 तक ये पंजीकरण की तारीख है, यानी कि पंजीकरण आप इसमें करवा सकते हैं। 5 से 14 नवंबर तक आप अपना पंजीकरण करा सकते हैं। आगे देखेंगे कि फॉर्म भरने की तिथि क्या हो सकती है। तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर 14 तक पंजीकरण है, तो 10 से ही कैसे फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान ये देना होगा कि 5 से 10 तक पंजीकरण का चलेगा और 10 तारीख से फॉर्म भरने की भी प्रक्रिया आपकी साथ ही साथ शुरू हो जाएगी, तो आप उसको भरना शुरू कर सकते हैं। और एक बात और कि बहुत ज्यादा समय आपको दिया नहीं गया है और चेयरमैन द्वारा यह भी बोला गया है कि बहुत ज्यादा समय को बढ़ाया भी नहीं जाएगा। आगे देखते हैं फॉर्म भरने की जो तिथि है वो कितनी है, तो 10/11/2023 से 15/11/2023 तक ये भी समाप्त हो जाएगी। आपको इसी बीच में फॉर्म को फिलअप कर लेना है। चलिए अब आगे जानकारी ये भी मिली है कि परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी गई है, यानी जैसे ही आपका 25 नवंबर को फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो आपकी परीक्षा की जो तिथि है 7 से 10 दिसंबर तक संभावित है। मैं क्या बोल रहा हूं, संभावित है, हो सकता है कुछ आगे बढ़े और हो सकता है कि आगे ना भी बढ़े। तो आप अपनी तैयारी को किसके अनुसार करेंगे, तो 7 से 10 दिसंबर बहुत ही कम समय बचा हुआ है, आपको इतने में ही तैयारी करना है। जब हम फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि फी स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं या कहीं अदर स्टेट से आएंगे, आपको पता होगा कि जो अदर स्टेट से आते हैं वो क्या करते हैं, जनरल पे फाइट करते हैं, जनरल की सीटों पे फाइट करते हैं। तो जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट का अगर आप फी की बात करें तो उनको 750 रुपए देने होंगे उनको हर हालत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं कि एससी, एसटी और पीएच को, तो पीएच को कितने फी देने होंगे, तो उनको मात्र और मात्र कितने
फी पर उनका जो होगा फॉर्म फिलअप कंप्लीट कर लिया जाएगा। आगे है, अगर फीमेल कैंडिडेट जो हैं वो बिहार से हैं, उनको क्या लगेगा, 200 फी लगेगा। तो इतनी जानकारी आपको पता चल गई होगी और अच्छे से आप समझ भी गए होंगे कि क्या क्राइटेरिया है हमारा और क्या हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। अब आयु सीमा की बात की जाए तो बहुत लोगों का आयु सीमा, आप जानते हैं शिक्षक बहाली में बहुत आयु सीमा होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि जो कट ऑफ निर्धारित किया गया है वो 1/8/2023 से किया गया है। ठीक है, यानी कि आपकी एज जो होनी चाहिए निर्धारित जो लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में वो 1/8/2023 से कैलकुलेट होगा, तो ये कट ऑफ डेट है। अब हम बात करते हैं इसके कुल पदों की, यानी कि हम लोग अभी जानकारी प्राप्त करेंगे आगे कि 6 to 8 में कितनी वैकेंसी है अलग अलग तरीके से, ये भी आपको पता है। यहाँ पे 9th-10th में सिलेबस इसका क्या होगा बस अब थोड़ी देर में हम लोग जान लेंगे। तो सबसे पहले जो कुल पद हैं यहाँ पे, तो टोटल आप लोगों ने देखा 69,706 पद है। और इसको कैटेगरी में कैसे बांटा गया है, तो पहला जो कैटेगरी है वो 6 to 8 का है। ठीक है, 6 to 8 का है, जिसको हम लोग मध्य विद्यालय बोलते हैं। और मध्य विद्यालय में जो रिक्त पदों की संख्या है वो 31,982 पद इसमें सृजित किए गए हैं। आप देख सकते हैं 9th-10th की अगर बात करें, यानी कि माध्यमिक विद्यालय में हम बात करें तो 18,877 पद यहाँ सृजित किए गए हैं, जबकि 11th-12th में जब हम बात करें तो 18,577 पद सृजित किए गए हैं। एक 9th-10th का भी है जो कि स्पेशल कैटेगरी के वेलफेयर डिपार्टमेंट्स में ऐसा आता है, तो उसके द्वारा भी 270 पद सृजित हैं। आप इसके लिए भी अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर कुल पदों की संख्या बताई जाए तो 69,000 क्या है, 706 पद है। आगे हम लोग अभी जानकारी प्राप्त करेंगे कि 6 to 8 में कितनी वैकेंसी है और इसका सिलेबस क्या है, कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि क्या है कि 6 to 8 की वैकेंसी पे चलते हैं कि 6 to 8 की वैकेंसी की संख्या कितनी है, 9th-10th की वैकेंसी की संख्या कितनी है और कौन लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं। हमने मैक्सिमम लोगों के आधार पर यह बताया है कि मैक्सिमम लोगों की जो एलिजिबिलिटी होती है वो बीएड होती है और डिप्लोमा कोर्स होती है। इसी के आधार पर हमने इसको एनालाइज किया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि 6 to 8 की जो वैकेंसी है, यानी कि मध्य विद्यालय की जो वैकेंसी है कि 31,900 टोटल 82 है, उसमें कौन एलिजिबल हो सकते हैं। अब इस खास बात को बहुत ध्यान से देखना है कि जैसे बीटीसी और बीएड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जो जिन लोगों ने डिप्लोमा वगैरह किया है वो भी जो है वो 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने जैसे आप मान लेते डीएलएड जिन्होंने किया है उनको ग्रेजुएशन करना अनिवार्य होगा। अगर वो ग्रेजुएशन नहीं करेंगे तो इस पोस्ट को नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो डीएलएड के बाद ग्रेजुएशन जो होगा उस पर भर पाएंगे। बीएड वाले भी एलिजिबल है, तो बीएड वाले इस पे डायरेक्ट एलिजिबल हैं। अब आपको दूसरी एलिजिबिलिटी जो चाहिए वो चाहिए या तो सीटेट पास होना चाहिए या तो बीटेट पास होना चाहिए, और दोनों का पेपर कौन सा पास होना चाहिए, 2। आप जानते हैं कि सीटेट जो होता है वो किसके लिए, सेंट्रल सीबीएसई के द्वारा कराया जाता है, तो उसके द्वारा कराया जाता है। तो सीटेट पेपर 2 को पास करवाना और पास करना अनिवार्य होता है, क्योंकि 6 to 8 के लिए आप एलिजिबल तभी होंगे जब आप इसकी वैकेंसी को पास करें। अब यहां देखिए कि बीटेट का क्या है, तो बीटेट के बारे में हम ये जानते हैं कि बीटेट जो होता है वो बिहार सरकार करवाती है और ये बाहरी बच्चों के लिए भी होता है, तो आप वहां पर अप्लाई करेंगे तो वैल्यू होगा, नहीं तो बीटेट करवाती है बिहार सरकार। तो यहाँ पर भी जिनका बीटेट भी होगा पेपर 2 में पास, वो भी इनके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, उसी आधार पर एक जो एग्जाम प्रोसेस होगा वो आपका सिंगल एग्जाम प्रोसेस होगा। हम लोग अभी समझेंगे कि एग्जाम प्रोसेस या सिलेबस इसका क्या है, जस्ट अभी आगे वाले सेशन में समझेंगे। तो आगे देखते जाइएगा। 9th और 10th की बात करते हैं, तो 9th-10th में कौन कौन से लोग फिलअप कर सकते हैं, जिसको माध्यमिक विद्यालय हम कहते हैं। ओनली बीएड एलिजिबल है, यहाँ पे बीएड जो लोग किए हैं मिनिमम वो एलिजिबल हैं। साथ ही साथ बिहार सरकार के द्वारा जो है वो स्टेट पेपर 1 का आयोजन किया जाता है और उसमें आप पास होने चाहिए, अपीयरिंग वाले को मौका नहीं मिलेगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसमें भी सिंगल एग्जाम प्रोसेस है। आप अगर 11th-12th की बात करते हैं, यानी कि ये उच्च माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक ये भी ओनली बीएड एलिजिबल होंगे, जो जिन्होंने बीएड कर रखा है वही लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। और इसके लिए बिहार सरकार द्वारा
स्टेट पेपर 2 का आयोजन किया जाता है, उसमें आप पास होने चाहिए, तभी आप इन सभी को भर सकते हैं। एक खास बात और ध्यान देना है कि यहाँ पर जो सीटेट और बीटेट है, अगर वो अपीयरिंग में आ रहे हैं, तो अगर आप लोग का ये बहुत ज्यादा डाउट रहता है क्या अपीयरिंग वाले इस बार भर सकते हैं, क्योंकि पिछली भर्ती में हमें क्या बोला गया था कि पिछली भर्ती में ये बोला गया था कि अपीयरिंग वाले सीटेट पेपर 2 में भी एलिजिबल होंगे, लेकिन इस बार की भर्ती में एकदम साफ कहा गया है कि अपीयरिंग वाले बिल्कुल भी फॉर्म को नहीं भरेंगे। अब हम इसके सिलेबस की ओर बढ़ते हैं, और सिलेबस में आपको जानना बहुत जरूरी है कि क्योंकि आपको पता है कि बहुत कम समय दिया गया है तैयारी के लिए, तो आप इस कम समय में ही आप अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। तो सिलेबस जान लेते हैं कि कैसा सिलेबस आने वाला है, और इसके रिगार्डिंग हम लोग ये देख रहे हैं कि आप पिछले बार जब एग्जाम देने के लिए गए होंगे तो आपको ये बात पता होगा कि 2 दिनों तक एग्जाम चला था और बहुत परेशानी भी हुई थी, आने जाने को लेकर भी, यात्रा में भी असुविधा का सामना हम लोगों को करना पड़ा था, और बहुत सारी परेशानियां थी कि बहुत बच्चे को 2-2 दिन रुकना पड़ा था। तो इस बार कुछ ऐसा नहीं है, सिलेबस में कुछ बदलाव किए गए हैं, और टोटल जो है इस बार दोनों एक ही साथ एग्जामिनेशन आपका हो जाएगा। एक ही पेपर में आपका भाषा का भी क्वेश्चन होगा, और दूसरा जो होगा ये मेन पेपर का भी क्वेश्चन होगा। पिछले बार क्या था कि हम पहले पेपर को देने के बाद एक दिन स्टे करके ही दूसरा पेपर दे पाते थे, तो 2 दिनों का समय भी हमारा लैप्स होता था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि अब सिंगल एग्जाम होगा, यानी एक ही एग्जाम होना है, और जो क्वेश्चन की संख्या है वो 150 कर दी गई है। 150 का मतलब पिछले बार जो क्वेश्चन था भाषा में 100 प्रश्न थे और 100 नंबर के थे, जबकि मेन पेपर सामान्य ज्ञान में जो पेपर था उसका जनरल नॉलेज का जो पेपर था उसमें कितना था, तो आपको 120 प्रश्न थे, तो टोटल 220 प्रश्नों को आपको सॉल्व करना होता था। लेकिन इस बार समय को आधा घंटा बढ़ा दिया गया है, यानी कि जो 2-2 घंटे अलग अलग से मिलते थे वो आपको एक ही साथ मिल जाएंगे। 2 आवर और 30 मिनट्स एक ही साथ दे दिए जाएंगे। दोनों प्रश्नों को एक ही क्वेश्चन में आपको पूरा प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और टोटल उसमें 150 प्रश्न रहेंगे। अब बात करते हैं कि पेपर 1 में जो होंगे वो 30 क्वेश्चंस आएंगे। 30 क्वेश्चंस जो होंगे वो लैंग्वेज के होंगे। लैंग्वेज मतलब आपने जिस भाषा को ऑप्ट किया होगा उसी भाषा में आपको दिया जाएगा, और ये जो होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको इसमें सिर्फ पास करना है, मेरिट में इसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा। तो 30 में आपको जो मार्क्स लाने हैं, अगर 30 क्वेश्चन है तो ये 30 मार्क्स का होगा, ठीक है। और इसमें जो आपको मार्क्स लाने हैं वो क्वालिफाइंग के लिए ओनली और ओनली 9 मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो 9 मार्क्स में आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे इस क्वालिफाइंग वाले पेपर में। और प्रश्नों की संख्या याद रखेंगे, 30 क्वेश्चन, प्रति क्वेश्चन जो होंगे वो 1 नंबर आपको प्रदान किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेपर 2 जो होगा उसके बारे में हम लोग चलते हैं कि पेपर 2 में टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे, और ये आपको मेन फ्रॉम सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, यानी कि आपके मुख्य विषय से पूछा जाएगा, ठीक है। यानी अगर आपने गणित को यानी मैथ्स को आपने ऑप्ट किया है तो आपके मैथ्स के प्रश्न होंगे, और 6 to 8 वाले में तो दोनों के दोनों मैथ और साइंस के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन अगर आप 9, 10, 11, 12 की बात करें तो अगर आप अच्छे से मतलब तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने मेन सब्जेक्ट से 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो कि हमने क्या किया है कि इसको और आसान भाषा में समझने के लिए हमने इसको 3 पार्ट में बांटा है, यानी कि जो आपका जो क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें 3 भाग सम्मिलित रहेंगे। जो पहला भाग होगा वो ये 30 क्वेश्चन का होगा, यही क्वालिफाइंग इन नेचर है, लैंग्वेज यानी भाषा का होगा। इसको मैंने पहले ही बता दिया। 9 मार्क्स पे आप क्वालिफाई हो जाएंगे, टोटल 30 आउट ऑफ 30 में से। आगे बढ़ते हैं, जो पार्ट 2 होगा, ठीक है, जो पार्ट 2 होगा वो आपका 40 क्वेश्चंस का होगा, ठीक है। पार्ट 2 जो आपका होने वाला है वो 40 क्वेश्चन से होगा। इसमें क्या क्या रहेंगे ये सभी के लिए कॉमन रहेगा, ये इसमें कुछ भी बदलाव नहीं है। अगर आप 9, 10, 11, 12 या 6 to 8 की परीक्षा किसी भी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो ये 40 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको इन्हीं चीजों से आएगा, और इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन से हैं वो, तो पहला है प्राथमिक गणित यानी मैथ्स, एक जनरल मैथ पूछा जाएगा। मानसिक क्षमता परीक्षण यानी रीजनिंग से प्रश्न आएंगे। सामान्य विज्ञान यानी
साइंस से प्रश्न आएंगे, सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस से प्रश्न आएंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न आएंगे, भूगोल एवं पर्यावरण से प्रश्न आएंगे। और ये 6 से लेकर के 11 तक में ये 40 क्वेश्चन सब के सब जो होंगे वो इक्वल होंगे, सबके लिए एक ही टाइप के होंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब हम लोग बढ़ते हैं क्या कि 80 क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो जो 80 क्वेश्चंस आपके हैं वो मेन पेपर से होंगे। जैसे मेन पेपर का मतलब क्या हुआ, इस बात को समझना है। तो सबसे बड़ा बात है कि मेन पेपर जो होगा वो आपको ऑप्ट करना होगा। जैसे आपने गणित चुना है 6 to 8 के लिए, तो 6 to 8 में क्या होगा आपका कि सिर्फ गणित और उसके साथ साइंस भी आपको पूछा जा सकता है। हो सकता है 40 क्वेश्चंस के मैथ और साइंस में पूछे जाएं। अगर 9-10th की बात करते हैं तो 9-10th में आपको टोटल के टोटल 80 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से आएंगे। जैसे आपने सामाजिक विज्ञान को चुना है तो सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन रहेगा, आपने केमिस्ट्री चुना है तो आपको केमिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा। 11-12th की अगर बात करते हैं तो इस तरह से मतलब सब्जेक्ट वाइज आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नेगेटिव मार्किंग इस परीक्षा में होगी कि नहीं। तो अध्यक्ष जी ने बिल्कुल कहा है कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होगी। चलिए, ये बात आपको इंफॉर्मेशन हमको लगता है अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे या जो भी तैयारी करने वाले छात्र हैं उनके बीच बहुत शेयर करेंगे, ताकि ये इन जानकारी सबको उपलब्ध हो पाए। और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हम लोगों ने मेहनत किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय।